तो आज के इस गहरे विश्लेषण में हम एक बहुत ही आम सी चीज से शुरुआत कर रहे हैं। मतलब एक तरफ पेड़ की डाल से टूटकर जमीन पर गिरता हुआ एक मामूली सा सेब है, एक ऐसी घटना जो दिन भर में हजारों बार होती है और कोई इस पर पलक तक नहीं झपकाता। हाँ बिल्कुल, सेब का गिरना तो बहुत ही आम बात है ना? हाँ। लेकिन दूसरी तरफ जरा सोचिए, रात के अंधेरे आसमान में टंगा हुआ एक विशालकाय रहस्यमयी चंद्रमा है जो सदियों से पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। देखने में इन दोनों चीजों का आपस में कोई मेल नहीं लगता। एकदम सही कह रहे हैं आप। एक हमारे बगीचे की आम सी बात है और दूसरा एक भव्य खगोलीय नजारा। बिल्कुल। लेकिन क्या अगर मैं कहूं कि ये दोनों, वो गिरता हुआ छोटा सा सेब और वो लाखों किलोमीटर दूर मौजूद विशाल चंद्रमा, बिल्कुल एक ही अदृश्य धागे से बने हैं, तो आज हमारे सामने विज्ञान की किताब के अध्याय 9 से निकाले गए कुछ बहुत ही दिलचस्प सोर्सेज हैं। और हमारा मकसद आज इसी अदृश्य धागे को समझना है ना? एकदम। गुरुत्वाकर्षण और द्रव यांत्रिकी यानी फ्लूइड मैकेनिक्स, वो विज्ञान जो ये तय करता है कि चीजें गिरती कैसे हैं और चीजें तैरती कैसे हैं। हमें उन भारी भरकम सूत्रों को रटना नहीं है, बल्कि उनके पीछे की उस कहानी को समझना है जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को चला रही है। और सच कहा जाए तो विज्ञान का असली जादू इन्हीं अदृश्य धागों को खोजने में ही तो है। मतलब ये सोचना ही अपने आप में बहुत रोमांचक है कि प्रकृति के नियम किसी के लिए भी अलग नहीं है। जो नियम हमारी रसोई में एक गिरते हुए चम्मच पर लागू होता है, हाँ, ठीक वही नियम ब्रह्मांड के दूसरे छोर पर किसी ग्रह की गति को भी तय कर रहा है। अब न्यूटन और सेब की कहानी तो दुनिया के हर इंसान ने सुनी है। एक पेड़ के नीचे बैठना, सेब का सिर पर गिरना और गुरुत्वाकर्षण का विचार आना। बिल्कुल, बचपन से सुनते आ रहे हैं हम लोग। हाँ, लेकिन अगर हम आज के सोर्सेस की गहराई में जाएं, तो न्यूटन की असली प्रतिभा ये नहीं थी कि उन्होंने सेब को जमीन पर गिरते हुए देखा। उनकी असली प्रतिभा उस छलांग में थी जो उनके दिमाग ने लगाई, सेब से लेकर सीधे चंद्रमा तक। यही सबसे बड़ा सवाल है। मतलब एक सेब नीचे गिर रहा है, ये तो सीधा सा तर्क है, समझ में आता है। लेकिन उन्होंने इसे चंद्रमा से कैसे जोड़ दिया? चंद्रमा तो हमारे सिर पर नहीं गिर रहा है ना, वो तो आराम से आसमान में अपनी जगह पे टिका हुआ है। देखिए, वो टिका हुआ नहीं है, और यही तो सबसे बड़ा भ्रम है। न्यूटन ने ये तर्क दिया कि अगर पृथ्वी एक सेब को अपनी ओर खींचने की ताकत रखती है, तो क्या वो खिंचाव अंतरिक्ष में आगे तक नहीं जाता होगा? अच्छा, तो मतलब वो चंद्रमा तक पहुंचता है? बिल्कुल पहुंचता है। वास्तविकता ये है कि चंद्रमा भी लगातार पृथ्वी की ओर ही गिर रहा है। 1 मिनट गिर रहा है? हाँ, बस फर्क इतना है कि चंद्रमा के पास एक बहुत तेज साइडवेज गति भी है। मतलब वो बगल के तरफ भी बहुत तेजी से भाग रहा है। अभी केंद्र बल या सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। एकदम सही। अगर ये बल अचानक गायब हो जाए ना, तो चंद्रमा किसी गोफन से छूटे हुए पत्थर की तरह एकदम एक सीधी रेखा में अंतरिक्ष के अंधेरे में खो जाएगा। जरा 1 सेकंड रुकिए। तो इसका मतलब है कि चंद्रमा हमेशा एक फ्री फॉल में है, वो लगातार गिर रहा है, लेकिन पृथ्वी की गोलाई की वजह से वो हर बार जमीन से टकराने से चूक जाता है। बिल्कुल, वो बस टकराने से चूक रहा है। बाप रे, ये तो दिमाग को सुन कर देने वाली बात है। और यहीं से शायद गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम यानी यूनिवर्सल लॉ का जन्म हुआ होगा। हाँ, इसी विचार से सोर्सेज में जो सूत्र दिया गया है वो कहता है कि ब्रह्मांड का हर एक पिंड हर दूसरे पिंड को खींच रहा है। लेकिन अगर मैं उस गणितीय फॉर्मूले को देखूं, F=gmm, ये बहुत जटिल लगता है। इसे बिना भारी गणित के कैसे समझा जाए? इसे ऐसे देखते हैं। इस नियम के सिर्फ 2 बुनियादी हिस्से हैं। पहला है भारीपन और दूसरा है दूरी। ठीक है, भारीपन और दूरी। सूत्र बस यह कहता है कि जिन 2 चीजों का द्रव्यमान यानी मास जितना ज्यादा होगा, उनके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल उतना ही शक्तिशाली होगा। अब पृथ्वी बहुत विशाल है, इसलिए इसका खिंचाव बहुत मजबूत है। हाँ, वो तो महसूस होता ही है। लेकिन दूसरा हिस्सा कहता है कि अगर आप उन 2 चीजों के बीच की दूरी बढ़ा देंगे, तो ये बल बहुत तेजी से कम होने लगेगा। मतलब ये व्युत्क्रमानुपाती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। बिल्कुल। अगर आप दूरी को दुगना कर दें, तो बल आधा नहीं होता, बल्कि 1/4 रह जाता है। दूरी का असर बहुत ही तेजी से पड़ता है। समझ गया। और इस पूरी गणना में एक जी भी है, कैपिटल जी,
जिसे सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक कहा गया है। हाँ, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। सोर्सेज बताते हैं कि हेनरी कैवेंडिश नाम के एक वैज्ञानिक ने इसे एक बहुत ही संवेदनशील तुला का इस्तेमाल करके खोजा था। लेकिन इसका जो मान है वो दशमलव के बाद 10 शून्य और फिर कुछ अंकों के साथ शुरू होता है। मतलब ये इतना छोटा क्यों है? इसकी छोटी सी कीमत ही तो सारा राज खोलती है। जी का मान इतना अकल्पनीय रूप से छोटा होने का सीधा मतलब ये है कि गुरुत्वाकर्षण असल में बहुत ही कमजोर बल है। कमजोर है, लेकिन ये तो पूरे ब्रह्मांड को चला रहा है। हाँ, लेकिन व्यक्तिगत स्तर पर सोचिए, मान लीजिए कि 2 लोग एक कमरे में बैठे हैं। ब्रह्मांड के नियम के अनुसार वो दोनों भी एक दूसरे को गुरुत्वाकर्षण से खींच रहे हैं। अच्छा, तो हम एक दूसरे की तरफ खिंच क्यों नहीं जाते? क्योंकि जी इतना छोटा है, उनके शरीर का द्रव्यमान कोई ऐसा बल पैदा ही नहीं कर पाता जिसे महसूस किया जा सके। गुरुत्वाकर्षण को अपनी असली ताकत दिखाने के लिए पृथ्वी या चंद्रमा जैसे किसी विशालकाय पिंड की जरूरत होती है। ओहो, मतलब जब अरबों खरबों टन मिट्टी और चट्टानें एक साथ आती हैं, तब जाकर ये बल इतना मजबूत होता है कि किसी चीज को नीचे गिरा सके। ये बहुत दिलचस्प है। लेकिन यहाँ मेरे दिमाग में एक बहुत बड़ी उलझन है। अगर हम न्यूटन के गति का तीसरा नियम याद करें, हाँ, एक्शन और रिएक्शन वाला नियम। बिल्कुल, वो कहता है कि हर क्रिया की एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। इसका मतलब है कि अगर पृथ्वी एक सेब को नीचे की तरफ खींच रही है, तो सेब भी तो पृथ्वी को उसी ताकत से अपनी तरफ ऊपर खींच रहा होगा। एकदम सही तर्क है आपका। तो फिर ऐसा क्यों है कि सिर्फ सेब ही नीचे आता है? हमें पृथ्वी सेब की तरफ ऊपर उठती हुई क्यों नहीं दिखती? क्या तीसरा नियम यहाँ फेल हो गया है? नहीं, तीसरा नियम बिल्कुल काम कर रहा है। और सच कहूं तो ये एक बहुत ही शानदार सवाल है। सेब वास्तव में पृथ्वी को ठीक उसी बल से ऊपर की ओर खींच रहा है जिस बल से पृथ्वी सेब को नीचे खींच रही है। दोनों तरफ लगने वाला बल एकदम बराबर है। तो फिर पृथ्वी ऊपर क्यों नहीं आती? क्योंकि हम जो देखते हैं वो बल नहीं है, हम उस बल का असर देखते हैं। और इसे समझने के लिए हमें न्यूटन की दूसरे नियम की मदद लेनी होगी। दूसरा नियम, F=ma वाला। हाँ, दूसरा नियम कहता है कि किसी वस्तु की गति में जो बदलाव आता है, जिसे हम त्वरण या एक्सेलरेशन कहते हैं, वो इस बात पर निर्भर करता है कि वस्तु कितनी भारी है। द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब जिस चीज का द्रव्यमान जितना ज्यादा होगा, उसकी स्पीड में बदलाव लाना उतना ही मुश्किल होगा। बिल्कुल। अब सोचिए, एक तरफ 100 ग्राम का सेब है और दूसरी तरफ पृथ्वी, जिसका द्रव्यमान खरबों खरबों टन से भी कहीं ज्यादा है। हाँ, कोई तुलना ही नहीं है। तो जब वो समान बल सेब पर लगता है तो सेब हल्का होने के कारण तेजी से गति पकड़ लेता है और नीचे आ जाता है। लेकिन जब वही बल पृथ्वी पर लगता है तो पृथ्वी का भारीपन इतना ज्यादा है कि वो हिलती ही नहीं। एकदम सही। उसमें जो गति पैदा होती है वो पूरी तरह से शून्य के बराबर होती है। गणित के हिसाब से पृथ्वी शायद एक बाल के लाखवें हिस्से के बराबर हिलती होगी, जिसे नापना असंभव है। इसलिए हमें सिर्फ सेब गिरता हुआ दिखाई देता है। वाह, ये बहुत स्पष्ट है। बल समान है, लेकिन असर वस्तु के भारीपन के आगे घुटने टेक देता है। तो चलिए इसी बात से एक और सवाल निकलता है। पूछिए। अगर पृथ्वी का द्रव्यमान इतना ज्यादा है कि वो हर चीज को अपनी ओर खींच रही है, तो क्या ये खिंचाव भारी और हल्की चीजों पर अलग-अलग तरीके से काम करता है? मतलब जब चीजें केवल गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे गिरती हैं, जिसे सोर्सेज में मुक्त पतन या फ्री फॉल कहा गया है। हाँ, फ्री फॉल। गैलीलियो की वो मशहूर कहानी भी है जहां उन्होंने इटली में पीसा की झुकी हुई मीनार से चीजों को गिराया था। हाँ, और गैलीलियो का वो प्रयोग यही साबित करने के लिए था कि गुरुत्वाकर्षण का जो त्वरण है, जिसे हम स्मॉल g कहते हैं, वो गिरने वाली वस्तु के द्रव्यमान पर बिल्कुल निर्भर नहीं करता। नहीं, इसका मान पृथ्वी की सतह के पास लगभग 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर तय है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि प्रकृति की नजर में एक भारी पत्थर और एक छोटी सी कंकड़ में कोई फर्क नहीं है। दोनों एक ही रफ्तार से गिरेंगे। गुरुत्वाकर्षण दोनों की गति को एक ही रफ्तार से बढ़ाएगा। लेकिन रुकिए, ये बात रोजमर्रा के हमारे अनुभव के बिल्कुल खिलाफ है। कैसे? अगर मैं अभी एक हाथ में कागज का एक पन्ना लूं और दूसरे हाथ में एक भारी पत्थर और दोनों को एक साथ छोड़ दूं, तो पत्थर तुरंत धड़ाम से जमीन पर गिरेगा और कागज वो हवा में लहराता हुआ, झूलता हुआ बहुत देर बाद नीचे पहुंचेगा। हाँ, ये तो होता ही है। तो अगर गुरुत्वाकर्षण दोनों पर एक समान काम कर रहा है और द्रव्यमान का कोई फर्क नहीं पड़ता, तो फिर वे दोनों एक साथ जमीन पर क्यों नहीं टकराते? क्योंकि देखिए, आप जिस वातावरण में ये प्रयोग कर रहे हैं वो खाली नहीं है। हम अक्सर भूल जाते हैं कि हमारे चारों ओर हवा का एक बहुत बड़ा समंदर है। ओहो, हवा। जी हाँ,
हवा एक तरल, एक फ्लूइड की तरह काम करती है। जब कोई चीज गिरती है तो गुरुत्वाकर्षण उसे नीचे खींच रहा होता है, लेकिन वो हवा उस चीज से टकराकर उसे ऊपर की तरफ धकेलती है। इसे हम हवा का प्रतिरोध या एयर रेजिस्टेंस कहते हैं। तो कागज का आकार ऐसा होता है कि हवा उसे नीचे जाने से रोक लेती है। एकदम सही। कागज फैला हुआ होता है और हल्का होता है, इसलिए हवा का वो घर्षण बल कागज के गिरने की रफ्तार को बहुत धीमा कर देता है। और पत्थर के साथ? दूसरी तरफ पत्थर भारी और ठोस होता है, वह हवा के उस प्रतिरोध को आसानी से चीरता हुआ निकल जाता है। इसमें गुरुत्वाकर्षण का कोई दोष नहीं है। अच्छा, तो अगर हवा ना हो तो? अगर हम इसी प्रयोग को एक ऐसे कांच के जार में करें जहां से सारी हवा बाहर निकाल दी गई हो, यानी एक पूरी तरह से निर्वात या वैक्यूम बना दिया जाए, तो आप देखेंगे कि कागज का वो पन्ना और वो भारी पत्थर दोनों बिल्कुल एक साथ बिना किसी फर्क के जमीन पर टकराएंगे। क्या बात है! ये कल्पना करना ही कितना अजीब लगता है कि हवा के बिना एक पंख और एक हथौड़ा बिल्कुल एक ही गति से गिरेंगे। हाँ, अपोलो मिशन के दौरान चांद पर अंतरिक्ष यात्रियों ने ये प्रयोग करके दिखाया भी था। सच में? ये तो और भी कमाल है। चलिए अब इस खिंचाव को थोड़ा अंतरिक्ष की ही सैर कराते हैं। सोर्सेज में एक बहुत ही दिलचस्प हिस्सा है जो द्रव्यमान और भार के बीच का अंतर बताता है, मास और वेट। ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है लोगों को। हाँ, आम बातचीत में तो हम इन दोनों शब्दों का इस्तेमाल एक ही बात के लिए करते हैं। मेरा वजन इतना है, मेरा मास इतना है। और यही विज्ञान की नजर में एक बहुत बड़ी भूल है। द्रव्यमान और भार जमीन आसमान जितने अलग हैं। तो फिर द्रव्यमान असल में क्या है? देखिए, द्रव्यमान या मास असल में उस सामग्री या पदार्थ की मात्रा है जिससे कोई चीज बनी है। ये वस्तु के जड़त्व यानी उसकी अपनी जगह पर बने रहने की जिद की माप है। और सबसे बड़ी बात, ये पूरे ब्रह्मांड में कभी नहीं बदलता। कभी नहीं बदलता? कभी नहीं। आप यहाँ पृथ्वी पर हों, मंगल ग्रह पर हों या किसी और आकाशगंगा में, आपके शरीर में जितने परमाणु हैं वो उतने ही रहेंगे। आपका द्रव्यमान स्थिर है। ठीक है, समझ गया। और भार? दूसरी तरफ भार या वेट वो बल है जिससे कोई ग्रह आपको अपने केंद्र की ओर खींचता है। ये पूरी तरह से इस बात पर निर्भर है कि आप किस ग्रह के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में खड़े हैं। ओहो, इसका मतलब है कि भार एक रिश्ता है, आपके शरीर और उस ग्रह के बीच का रिश्ता। बिल्कुल सही पकड़े आप। जैसे अगर हम चंद्रमा की बात करें, चंद्रमा आकार में छोटा है, उसका द्रव्यमान पृथ्वी से बहुत कम है, तो वह चीजों को उतनी ताकत से नहीं खींच पाता होगा। एकदम सही। सोर्सेज में की गई गणितीय गणनाएं बताती हैं कि चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण का असर पृथ्वी का लगभग 1/6 होता है, 1/6। तो इसका मतलब अगर मैं अभी 60 किलो का हूं और मैं चांद पर जाऊं, तो वहां की वजन तौलने वाली मशीन पर मेरा वजन सिर्फ 10 किलो दिखेगा। बिल्कुल 10 किलो दिखेगा। तो क्या अंतरिक्ष यात्रा रातों रात दुबले होने का सबसे अच्छा तरीका है? इंस्टेंट डाइटिंग? ये एक बहुत ही मजेदार विचार है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा धोखा भी है। हाँ, अगर आप चंद्रमा पर एक स्प्रिंग वाली मशीन पर खड़े होंगे तो वो मशीन निश्चित रूप से कम नंबर दिखाएगी। हाँ, क्योंकि खिंचाव कम है। बिल्कुल, क्योंकि मशीन असल में ये नहीं नापती कि आप कितने बड़े हैं, वो सिर्फ ये नापती है कि चंद्रमा आपको कितनी जोर से नीचे खींच रहा है। लेकिन आपके शरीर का जो द्रव्यमान है, आपका जो आकार है, वो बिल्कुल वही रहेगा। मतलब कपड़े ढीले नहीं होंगे? छलांग लगा सकेंगे, लेकिन आपके अंदर का जो पदार्थ है वो कम नहीं हुआ है। तो वजन नापने वाली मशीनें सिर्फ गुरुत्वाकर्षण का असर बता रही हैं, हमारी असल सच्चाई नहीं। ये बहुत स्पष्ट है जी। अब तक हमने देखा कि चीजें नीचे गिरती हैं और ग्रहों का खिंचाव अलग अलग होता है। लेकिन अब इस कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। जब ये गिरती हुई चीज किसी ठोस सतह से टकराती है तो क्या होता है? वो बल जो नीचे की तरफ लग रहा था, वो अचानक से सतह पर महसूस होता है। यहां सोर्सेज में 2 शब्द बार बार आते हैं, प्रणोद यानी थ्रस्ट और दाब यानी प्रेशर। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ है हमारी चर्चा का, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण का बल जब किसी सतह पर लंबवत यानी एकदम सीधे 90 डिग्री के कोण पर गिरता है तो हम उसे प्रणोद कहते हैं। ठीक है, सीधा धक्का मतलब प्रणोद। हाँ, बल तो बल ही है, लेकिन असली खेल तब शुरू होता है जब हम ये देखते हैं कि वो बल कितनी बड़ी या छोटी जगह पर फैल रहा है। इसे ही दाब या प्रेशर कहा जाता है। तो दाब का मतलब एरिया से जुड़ा है? बिल्कुल। दाब का सीधा सा मतलब है कि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर यूनिट एरिया कितना प्रणोद लग रहा है। विज्ञान के नजरिए से दाब और क्षेत्रफल एक दूसरे के उल्टे चलते हैं।
मतलब क्षेत्रफल जितना कम होगा, दाब उतना ही ज्यादा हो जाएगा। इसे समझने के लिए सोर्सेज में एक बहुत ही सटीक उदाहरण है ड्राइंग पिन का। हाँ, वो पिन वाला उदाहरण बहुत अच्छा है। जब हम एक नोटिस बोर्ड पर कोई कागज लगाने के लिए पिन को अंगूठे से दबाते हैं तो हम बहुत ज्यादा ताकत नहीं लगा रहे होते, बल बहुत मामूली होता है। सही बात है। लेकिन वो सारा का सारा बल पिन के उस चौड़े हिस्से से होकर उसके बेहद बारीक नुकीले सिरे पर चला जाता है। उस सिरे का क्षेत्रफल लगभग 0 के बराबर होता है। और बिल्कुल इसी वजह से सारा बल उस एक बिंदु पर केंद्रित हो जाता है। क्षेत्रफल कम हुआ तो दाब इतना भयानक रूप से बढ़ जाता है कि वो छोटी सी पिन बिना किसी मुश्किल के लकड़ी के बोर्ड के अंदर घुस जाती है। क्या बात है। चाकू के साथ भी यही होता है। धार जितनी पतली होगी, क्षेत्रफल उतना कम होगा और दाब बढ़ने से सब्जी उतनी ही आसानी से कटेगी। और अगर हम इसका उल्टा कर दें तो चीजें धंसने से बच जाती हैं। मतलब जैसे अगर हम एक ढीली और सूखी रेत पर खड़े हों तो हमारे पूरे शरीर का वजन सिर्फ हमारे 2 पैरों के छोटे से क्षेत्रफल पर पड़ता है। हाँ, और दाब ज्यादा होने से पैर धंसने लगते हैं। लेकिन अगर हम उसी रेत पर लेट जाएं, हमारा वजन तो नहीं बदला, लेकिन अब वो वजन पूरे शरीर के एक बड़े क्षेत्रफल पर फैल गया है। बिल्कुल। क्षेत्रफल बढ़ गया तो रेत पर पड़ने वाला दाब एकदम से कम हो गया और हम रेत के ऊपर आराम से टिके रहते हैं। यही कारण है कि रेगिस्तान का जहाज कहे जाने वाले ऊंट के पैर बहुत चौड़े और गद्देदार होते हैं। वो भारी भरकम होने के बावजूद रेत में नहीं धंसता, क्योंकि उसके चौड़े पैर दाब को कम कर देते हैं। प्रकृति की इंजीनियरिंग। हाँ, और इंसानों ने इस प्राकृतिक इंजीनियरिंग को बहुत अच्छे से कॉपी भी किया है। अगर आप सेना के एक टैंक को देखें जिसका वजन हजारों टन हो सकता है, तो वो आम टायरों पर नहीं चल सकता। टायर धंस जाएंगे जमीन में। एकदम। टायरों पर क्षेत्रफल कम होता है और टैंक जमीन में धंस जाएगा। इसलिए उसे लोहे की बहुत चौड़ी पट्टियों या ट्रैक्स पर चलाया जाता है ताकि वजन फैल जाए और दाब कम हो जाए। क्षेत्रफल बढ़ा दो, दाब कम हो जाएगा। नियम वही है, बस इस्तेमाल करने का तरीका बदल गया। अब यहाँ से कहानी एक और दिलचस्प मोड़ लेती है। अच्छा। ठोस जमीन पर दाब को तो हमने समझ लिया, लेकिन क्या हो अगर वो सतह जिस पर हम बल लगा रहे हैं वो ठोस न होकर तरल हो, मतलब पानी या कोई फ्लूइड हो। पानी तो अपना रास्ता खुद बनाता है। और यहीं से हम द्रव यांत्रिकी के उस हिस्से में प्रवेश करते हैं जिसे उत्प्लावकता या बोयंसी कहते हैं। बोयंसी तरल पदार्थों की एक बहुत ही खास आदत होती है। जब आप किसी चीज को पानी में डालते हैं तो गुरुत्वाकर्षण उस चीज को नीचे खींचता है, लेकिन पानी उस चीज पर ऊपर की दिशा में एक धक्का मारता है, एक विरोध करता है। अच्छा, पानी ऊपर धकेलता है। जी हाँ, पानी की इसी ऊपर की तरफ धकेलने वाली ताकत को उत्प्लावक बल कहा जाता है। लेकिन कौन सी चीज तैरेगी और कौन सी चीज डूबकर सीधा तलहटी में चली जाएगी, ये कैसे तय होता है? ये तो सिर्फ वजन का खेल नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं, ये वजन का खेल नहीं है, ये घनत्व यानी डेंसिटी का खेल है। डेंसिटी। घनत्व का मतलब है कि किसी चीज के कण कितनी घनी तरह से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर किसी वस्तु का घनत्व पानी के घनत्व से कम है, जैसे कि लकड़ी का एक टुकड़ा या कॉर्क, तो वो तैरेगा। हाँ, तो वो पानी की सतह पर मजे से तैरता रहेगा। लेकिन अगर किसी वस्तु का घनत्व पानी से ज्यादा है, जैसे लोहे की एक कील, तो पानी का ऊपर धकेलने वाला बल हार जाएगा और वो कील पानी को चीरती हुई नीचे डूब जाएगी। और यहीं पर इतिहास के सबसे मशहूर यूरेका पल की एंट्री होती है, आर्किमिडीज का सिद्धांत। आहा, वो कहानी तो बहुत ही मजेदार है। कहानी कुछ यूं है कि आर्किमिडीज को एक समस्या सुलझानी थी और वे नहाने के लिए पानी से लबालब भरे हुए एक बाथटब में घुसे। जैसे ही वे टब के अंदर बैठे, पानी बाहर छलक गया। अब कोई और होता तो शायद फर्श साफ करने के बारे में सोचता। हाँ, लेकिन आर्किमिडीज ने वहां एक गहरा भौतिक नियम देख लिया। उन्होंने क्या देखा? उन्होंने जो देखा वो ये था कि बाहर गिरा हुआ पानी कोई सामान्य पानी नहीं था। वो उनके शरीर के पानी के अंदर गए हिस्से का एक बिल्कुल सटीक 3D सांचा या मोल्ड था। उन्होंने महसूस किया कि उनका शरीर पानी के अंदर जितनी जगह घेर रहा है, ठीक उसी आयतन, उसी वॉल्यूम का पानी टब से बाहर गिर गया है। और सबसे बड़ी बात, उन्हें पानी के अंदर अपना शरीर बहुत हल्का महसूस हो रहा था। तो उनका दिमाग इस बात से ठनका कि पानी जो ऊपर की तरफ धक्का लगा रहा है, जो उत्प्लावक बल है,
क्या उसका संबंध उस बाहर गिरे हुए पानी से है? बिल्कुल, और यही आर्किमिडीज का अमर सिद्धांत बन गया। तो सिद्धांत क्या कहता है? जब भी किसी वस्तु को पानी में डुबोया जाता है तो उस पर ऊपर की ओर एक बल लगता है, और ये बल कितना होगा? ये बल उस वस्तु द्वारा अपनी जगह बनाने के लिए हटाए गए पानी के भार के बिल्कुल बराबर होगा। मतलब जितना पानी हटा उतना ही शक्तिशाली धक्का नीचे से मिलेगा। एकदम सही। इसी एहसास ने उन्हें इतना रोमांचित कर दिया कि वे यूरेका यूरेका चिल्लाते हुए भागने लगे। मतलब मैंने खोज लिया। और इसी सिद्धांत का आज भी इस्तेमाल होता है। बिल्कुल। आज दुनिया भर के लैक्टोमीटर जो दूध की शुद्धता नापते हैं और बड़ी-बड़ी पनडुब्बियां इसी एक सिद्धांत पर काम करती हैं। लेकिन एक सेकंड, यहाँ पर एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। क्या? अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा कि लोहे का घनत्व ज्यादा होता है, इसलिए लोहे की छोटी सी कील पानी में तुरंत डूब जाती है। ये बात समझ में आती है? हाँ, कील डूब जाती है। तो फिर एक विशालकाय पानी का जहाज जो हजारों टन ठोस स्टील और लोहे से बना होता है, जो किसी तैरते हुए शहर जैसा दिखता है, वो समंदर में क्यों नहीं डूबता? अगर एक कील डूब जाती है तो उस जहाज को तो सीधे समुद्र के तल में समा जाना चाहिए। ये एक ऐसा सवाल है जो पहली बार सुनने पर हर किसी के दिमाग को घुमा देता है, लेकिन इसका जवाब जहाज की चालाकी भरी बनावट में छिपा है। बनावट में? देखिए, जहाज लोहे का एक ठोस भरा हुआ ब्लॉक नहीं होता, उसे अंदर से खोखला बनाया जाता है। उसके ढांचे के अंदर बहुत सारी खाली जगह होती है जिसमें सिर्फ हवा भरी होती है। अच्छा, हवा। हाँ, इस बनावट के कारण जहाज का कुल आयतन, यानी वो कितनी जगह घेर रहा है, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और क्योंकि आयतन बढ़ गया है, हाँ, इसलिए जब वो समंदर में उतरता है तो वो बहुत ज्यादा मात्रा में पानी अपनी जगह से हटाता है। एकदम सही। अब आर्किमिडीज के सिद्धांत को याद कीजिए। हटाए गए पानी का भार ही वो ऊपर धकेलने वाला बल है। हाँ, जहाज इतना विशाल होता है कि वो जो पानी हटाता है, उस हटे हुए विशालकाय समंदर के पानी का भार जहाज के अपने भारी भरकम लोहे के भार से भी ज्यादा हो जाता है। ओहो। इसीलिए समंदर का पानी उस हजारों टन के जहाज को आसानी से ऊपर उठाए रखता है। वास्तव में जहाज लोहे के कारण नहीं तैर रहा है, वो उस आकार के कारण तैर रहा है जो इतने सारे पानी को विस्थापित कर पाता है। कमाल है। तो मतलब हम समंदर में लोहे को नहीं तैरा रहे हैं, हम उस हवा को और इस ज्यामिति को तैरा रहे हैं जो जहाज के डिजाइन में छुपी है। बिल्कुल सही। अगर जहाज को पिघलाकर लोहे का एक ठोस गोला बना दिया जाए तो वो तुरंत डूब जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि तब वो उतना पानी नहीं हटा पाएगा कि अपने भार को संतुलित कर सके। तो अगर हम इस पूरे गहरे विश्लेषण को एक जगह समेटें तो जो तस्वीर उभरती है वो सच में चकित कर देने वाली है। हाँ, बिल्कुल। प्रकृति कोई जादू नहीं कर रही है, वो एक बहुत ही व्यवस्थित गणित चला रही है। गुरुत्वाकर्षण का वो अदृश्य धागा जो सेब को जमीन पर खींचता है, वही चंद्रमा को भटकने से रोकता है। सही बात है। जब वो बल जमीन से टकराता है तो क्षेत्रफल ये तय करता है कि कोई चीज धंसेगी या टिकेगी। और जब बात समंदर की आती है तो पानी का वही नियम हमें लोहे के पहाड़ों को तैराने की ताकत देता है। और यही विज्ञान की सुंदरता है। मतलब ये हमें ये नहीं बताता कि प्रकृति से लड़ना कैसे है, बल्कि ये सिखाता है कि प्रकृति के नियमों के साथ तालमेल बिछाकर हम क्या-क्या कर सकते हैं। ये बहुत ही सटीक बात कही आपने। और इसी चर्चा से निकला एक विचार, एक सवाल जो मैं श्रोताओं के लिए छोड़ना चाहता हूं। जरा सोचिए, आर्किमिडीज का सिद्धांत कहता है कि पानी में ऊपर धकेलने वाला बल हटाए गए तरल के भार के बराबर होता है, लेकिन भार तो गुरुत्वाकर्षण पर निर्भर करता है ना? हाँ, W = mg। तो अगर भविष्य में इंसानों की बनाई कोई पनडुब्बी बृहस्पति ग्रह के किसी बर्फीले चंद्रमा के गहरे महासागर में गोता लगाए, जहां का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से बहुत अलग है, बहुत दिलचस्प स्थिति है। तो क्या वो पनडुब्बी वैसी ही तैरेगी जैसी यहाँ तैरती है? अगर गुरुत्वाकर्षण कम है तो हटाए गए पानी का भार भी कम होगा, लेकिन साथ ही पनडुब्बी का अपना भार भी तो कम हो जाएगा। क्या बात है। क्या ये दोनों बातें एक दूसरे को काट देंगी, या पनडुब्बी के डिजाइन में कोई बुनियादी बदलाव करना पड़ेगा? ये एक ऐसा सवाल है जहां ब्रह्मांड के दो सबसे बड़े नियम एक दूसरे के आमने सामने आ खड़े होते हैं। श्रोताओं को सोचने के लिए सच में एक बहुत बढ़िया पहेली है ये, है ना? तो अगली बार जब भी कोई सेब पेड़ से गिरता हुआ दिखेगा तो वो सिर्फ एक फल नहीं लगेगा, बल्कि उस अदृश्य धागे का एक सिरा लगेगा जिसने पूरे ब्रह्मांड को बांध रखा है। आज की चर्चा में बस इतना ही।